हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आप सबके बीच में मैं सुभाष बाम्बू, अभी वर्तमान में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर पूरे राजस्थान में अपने दूसरी रैंक से चयन हुआ है। इसके अलावा मैंने आईआईटी बॉम्बे से केमिस्ट्री में एमएससी कर रखी है, वो भी ऑल इंडिया 47 रैंक से। साथ में 2 बार नेट जेआरएफ को क्वालिफाई कर चुका हूँ, एक बार 66 रैंक से, दूसरी बार 52 रैंक से। इसके अलावा बात की जाए अपने राजस्थान में, तो राजस्थान में एसीएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का इंटरव्यू दे चुका हूँ, और जूनियर केमिस्ट में 6ठी रैंक से सिलेक्शन ले चुके हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी का विश्वास बना रहे। हम जो भी आपको कंटेंट देंगे वो ऑथेंटिक कंटेंट देंगे, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड देंगे। हमें भी पता है कि आरपीएससी में सिलेक्शन कैसे लेना है, हम उसी को ध्यान में रखते हुए सारा कंटेंट तैयार कर रहे हैं। हम बायोमोलिक्यूल के 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज बात करेंगे बायोमोलिक्यूल का पार्ट 3, जो कि हमारा प्रोटीन पे रहेगा। छोटा सा लेक्चर बनाएंगे ये प्रोटीन, ये पूरा एनसीईआरटी से ही हमने एनसीईआरटी को ही इसमें पढ़ाएंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन है वो थ्योरी वाला पोर्शन है, और थ्योरी वाले पोर्शन में एनसीईआरटी डायरेक्ट जो आरपीएससी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन को पुटअप करती है। तो मेरी ये कोशिश है कि अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे इस टॉपिक में। तो हम बात करते हैं प्रोटीन की। देखो, प्रोटीन प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाला जैव अणु है। ये बात सही बात है। देखो, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स क्या होता है? पौधे। हमने ये बात बोली थी कि ये पौधों से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार प्रोटीन, प्रोटीन का मुख्य सोर्स होता है, वो होता है जीव जगत। क्यों बोलते हैं जीव जगत? क्योंकि हमें पता है, हम बार बार बोलते रहते हैं कि मांस, मछली, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन ज्यादा होता है। तो इसका मतलब प्रोटीन जीव जगत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जीव जगत में पाए जाने वाला सर्वाधिक जैव अणु कौन सा है? प्रोटीन है। ऐसे लाइन पूछ लेते हैं कई बार एनसीईआरटी स्टेटमेंट में, ऑप्शन में ये लाइन दे देते हैं, हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन का मुख्य सोर्स दूध, पनीर, दाल, मूंगफली, मछली और मांस है। ठीक है, ये शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होती है। हमें भी पता है प्रोटीन हमारे मसल्स में उपस्थित होती है, यानी पूरे मसल्स यानी पूरे शरीर में उपस्थित होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हमारे शरीर का जो संरचनात्मक विकास करती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनसीईआरटी पूछ भी, आरपीसी पूछ भी सकती है कि जो हमारा शरीर है उसका मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक आधार किसको मानते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन को इसका मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक आधार मानते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है कि संरचना में हमारे जो शरीर के संरचना है उसके लिए जो ढांचा खड़ा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो प्रोटीन जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। ये हमारे शरीर की वृद्धि भी करती है और अनुरक्षण का काम भी करती है। और प्रोटीन, जो प्रोटीन शब्द है वो प्रोटियोस से शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंट। जिसका अर्थ होता है प्राथमिक यानी प्राइम, या फिर अति इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ तक ठीक है। आपको पूछे तो हो सकता है आरपीएससी पूछ भी ले, नहीं पूछे, लेकिन ये वाली लाइन, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। यानी प्रोटीन होते हैं वो, इनका पूछ सकता है आपको, एक लक पूछ सकता है प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई होती है, तो इनका एक नाम होना चाहिए अल्फा एमिनो एसिड। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में खूब बताए थे कि मैंने बताया डाइसैकेराइड 2 मोनोमर से मिलकर बने हुए होते हैं। इसी प्रकार प्रोटीन किस मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है? अल्फा एमिनो एसिड। अब क्या होता है अल्फा, क्या होता है एमिनो एसिड, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे अल्फा एमिनो एसिड, देखो यहाँ पे एमिनो, एमिनो मतलब होता है एमीन, एमीन का मतलब होता है NH2। एसिड, एसिड होता है COOH से लिया गया है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे। एल्फा मतलब एल्फा पोजीशन पर, एल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो RCH NH2COOH, ठीक है, ये COH है। इसके पास वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एल्फा कार्बन। पास वाले कार्बन को एल्फा कार्बन बोलते हैं। इस एल्फा कार्बन पर उपस्थित NH2, यदि एल्फा कार्बन पे NH2 होता है तो इसको बोलते हैं हम एल्फा। फिर देखो NH2 और COH दोनों है तो इसको बोलते हैं एल्फा एमिनो एसिड, एल्फा एमिनो एसिड। इसी प्रकार यदि R CH2 CH
NH2COHO, सॉरी ये नहीं, CH2, यहाँ पे आपको NH2 दे दिया जाए तो ये कौन सी पोजीशन होगी? तो COH के पास वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। ये वाला क्या होगा? बीटा। तो इसको बोलेंगे हम बीटा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का क्या मीनिंग है? एमिनो एसिड का मतलब एक NH2 ग्रुप होना चाहिए और एक COH ग्रुप होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड। तो देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप भी है और COH ग्रुप भी है, तो ये क्या हो गया? और बीटा पोजीशन किसको बता रहे? पोजीशन को। किसकी पोजीशन को? COH कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में NH2 की पोजीशन। तो यानी अल्फा और बीटा क्या बताता है? NH2 की पोजीशन, स्थिति, NH2 की स्थिति COH के रेस्पेक्ट में, COH के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो? COH के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे है या बीटा पोजीशन पे है NH2, उसके बारे में हमें बताता है। तो ये जो अल्फा एमिनो एसिड है, जब इनका एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे तो इससे क्या मिलेगी? इससे मिलेगी हमें प्रोटीन। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया। अब बात देखते हैं यहाँ पे, एमिनो अम्ल में एमीन ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। सही बात है। कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमिनो समूह की अपेक्षित स्थितियों के आधार पर एमिनो अम्ल को अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा में वर्गीकृत किया गया है। अब आप देख सकते हो कि इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा। इसी प्रकार यदि RCH NH2 CH2 CH2COH हो तो देखो इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, तो इसको बोलेंगे गामा एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे? गामा एमिनो एसिड बोलेंगे। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? इस NH2 की स्थिति COH के रेस्पेक्ट में हम अल्फा, बीटा और गामा लिखते जाएंगे। ये बात इसमें बोली हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है, जहां से क्वेश्चन बनेगा, प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसलिए प्रोटीन का जब भी जल अपघटन कराएंगे तो हमें पूछ सकता है कौन सा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है? केवल अल्फा प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे लिख लो आप कि इस प्रोटीन का आप जब जल अपघटन कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होगा, केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ओनली यहाँ पे केवल लगा लेना, केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होगा, क्योंकि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है। अब देखो ये वाली पोजीशन, ये अपने को सूत्र दिया हुआ है अल्फा एमिनो अम्ल का। देखो COH, इसके पास वाला पोजीशन कौन सी होती है? अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे NH2, तो कौन सा ग्रुप होगा? अल्फा एमिनो अम्ल होगा। R कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब देखो हमें अल्फा एमिनो अम्ल के बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल है, इनके नामकरण की बात करें तो किस हिसाब से नाम पड़ा, इसका थोड़ा बहुत जिक्र किया हुआ है यहाँ पे कि देखो ग्लाइसिन है, इस ग्लाइसिन का नाम ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मीठा। तो ग्लाइसिन कहाँ से लिया हुआ है? ग्रीक भाषा के ग्लाइकोस से लिया हुआ है। इसका जिसका मीनिंग क्या होता है? मीठा। इसी प्रकार टाइरोसिन सबसे पहले पनीर में मिला था और ग्रीक भाषा में पनीर को क्या बोलते हैं? टाइरोस बोलते, तो वहां से टाइरोसिन ले लिया। आगे बात समझ में? ये हमें इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आरपीएससी यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछती है। अब देखो एमिनो अम्ल का वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे देख लियो, आप एक बार यहाँ पे समझो कि देखो RCH NH2 और COH। अब यहाँ पे ये क्या है? ये एक अम्ल की तरह काम करता है। और NH2 क्या होता है? NH2 एक क्षार होता है। ये तो मेरे हिसाब से सबको पता है कि COH एक अम्ल है और NH2 एक क्षार होता है। तो यदि एक अम्ल प्लस एक क्षार हो तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, तो क्या बनेगा? उदासीन बन जाएगा। तो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि दो अम्ल हो और दो क्षार हो तो भी क्या बनेगा? तो भी उदासीन बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं समान संख्या में अम्ल हो और समान संख्या में क्षार हो तो हमेशा उदासीन एमिनो अम्ल प्राप्त होगा, उदासीन एमिनो अम्ल प्राप्त होगा। अब यदि अब यदि आप देखो आर समूह में कोई यदि COH ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाए, आर समूह में COOH समूह अतिरिक्त आ जाए, कैसे? जैसे सपोज करो मैंने यहाँ आपको आर की जगह मैंने ये लगा दिया CH2COOH लगा दिया, तो CHNH2COOH, इसकी जगह मैंने लगा दिया CH2COOH।
तो देखो अब अपने पास क्या है, दो अम्ल है, दो तो अम्ल है, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक क्षार है और एक क्षार है। तो हमें पता है एक क्षार और एक अम्ल तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करके उदासीन बना लेंगे, लेकिन एक अम्ल अतिरिक्त बच जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक अम्ल प्लस एक अम्ल प्लस एक क्षार, एक अम्ल और एक क्षार ये क्या बना लेगा, उदासीन बना लेगा। और पीछे क्या बच गया, एक अम्ल, एक अम्ल ज्यादा होने की वजह से ये इसकी प्रकृति कौन सी हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति। इसी प्रकार यदि एक क्षार अतिरिक्त हो, देखो यहाँ पे यदि आप आर की जगह कोई यदि CH2NH2 आ जाए तो इसमें क्या होगा, एक क्षार अधिक होगा, तो ये इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया कि यदि अम्ल अतिरिक्त होगा तो अम्लीय प्रकृति का होगा, यदि NH2 अतिरिक्त होगा तो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो देखते हैं हम क्या बोलता है ये। एमिनो अम्ल को उनके अणुओं में उपस्थित एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षिक संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। सही बात है। एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या समान, यदि समान संख्या है तो एमिनो अम्ल की प्रकृति क्या होगी, उदासीन होगी। यदि हमने ये बात कर ली कि यदि COH जितने COH है उतनी NH2 है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, उदासीन होगी। कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा एमिनो समूह की संख्या अधिक होने पर, किसकी समूह, NH2 की संख्या अधिक होने पर क्या होगा, NH2 क्या होगा, एक क्षार है तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, तो क्षारीय हो जाएगी। यदि कार्बोक्सिल समूह की संख्या एमिनो एमिनो समूह की संख्या से अधिक हो, यानी कार्बोक्सिल समूह अधिक हो तो ये क्या हो जाएगी, तो इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। मेरे हिसाब से अब समझ में आ रहा है कि आपके कब हम क्षारीय बोलेंगे, कब हम अम्लीय बोलेंगे, कब हम उदासीन बोलेंगे। ये बात यहाँ तक आपने समझ में आ गई। फिर आते हैं दो तरीके का, एक होता है आवश्यक एमिनो अम्ल और एक होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक, एक होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। देखो अनावश्यक, नाम से पता है अनावश्यक, हमारे हमारे को आवश्यक नहीं है, हमारे भोजन में आवश्यक नहीं है जो, इसका मतलब अनावश्यक हमारे शरीर के अंदर ही संश्लेषित होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये हमारे शरीर में ही संश्लेषित होते हैं, शरीर में ही संश्लेषित होते हैं। संश्लेषित का मतलब सिंथेसिस होते हैं, यानी बनते हैं, यानी ये हमारे शरीर में बन जाएंगे तो हमें भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा शरीर खुद ही बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनावश्यक हो जाएंगे। आवश्यक, इनको आवश्यक क्यों बोले, ये हमारे शरीर में नहीं बनेंगे, ये हमें भोजन के थ्रू लेने पड़ेंगे, तो ये शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, नहीं होते। तो इनको कैसे लेते हैं, भोजन के द्वारा लेते हैं, भोजन के द्वारा लेते हैं, भोजन के द्वारा लिया जाता है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गया। देखो यहाँ पे जो एमिनो अम्ल शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। कई बार की ये डेफिनेशन हमें कंफ्यूज कर देती है, हमें लगता है कि अनावश्यक तो फिर हमारे शरीर में कैसे बना। हाँ ये बात सही है, शरीर में बनेगा उसी को अनावश्यक बोलेंगे। तो जो एमिनो अम्ल शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल बोलते हैं, ठीक है। जबकि वे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, जिनको भोजन में लेना आवश्यक है, उनको क्या बोलेंगे, हम आवश्यक एमिनो अम्ल बोलेंगे। मेरे हिसाब से आपके सारे क्लियर हो गया। आवश्यक किसको बोलेंगे, अनावश्यक किसको बोलेंगे। अनावश्यक का मतलब है जो हमारे भोजन में लेने की जरूरत नहीं है जिसको, उसको अनावश्यक। अब लेने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमारे शरीर में ही बन रहा है, तो हम बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक ऐसे एमिनो एसिड जो हमारे शरीर नहीं बनाता है, हमें बाहर से लेना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा, इसका मतलब वो आवश्यक प्रकार, आवश्यक एमिनो अम्ल है। अब बात करते हैं आगे। अब देखो आगे हम ये टेबल पढ़ेंगे कि कौन कौन से आवश्यक है और कौन कौन से अनावश्यक है, ठीक है। तो उस टेबल से पढ़ने से पहले देखो एक लाइन लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, प्राकृतिक एमिनो अम्ल, ये लाइन लिखी हुई है। तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि प्राकृतिक एमिनो अम्ल कौन से होते हैं, एल एमिनो एसिड होते हैं, एल एमिनो एसिड। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राकृतिक एमिनो एसिड कौन से होंगे, एल एमिनो एसिड होंगे या डी एमिनो एसिड होंगे। तो हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक जो भी प्रकृति में पाया जाता है वो कौन से प्रकार का पाया जाता है, एल फॉर्म पाई जाती है इसकी। तो प्रकृति में एल रूप में, एल रूप में एमिनो एसिड मिलते हैं। तो प्रकृति में कौन से रूप में मिलते हैं, एल रूप में मिलते हैं, ठीक है, एल रूप में। अब देखो एल और डी, डी और एल ये क्या होते हैं, विन्यास होते हैं। इनको कैसे निकालते हैं, तो इनको निकालते हैं NH2 समूह की स्थिति के आधार पे। ये फिक्स है, COH ऊपरी आएगा, R ग्रुप नीचे आएगा, ये फिक्स है।
ऊपर वाला COH होगा, नीचे वाला R होगा, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। हमें D और L निकालना है। यदि NH2 दाईं तरफ है तो D, और यदि NH2 बाईं तरफ है तो L। इसमें देखो NH2 बाईं तरफ है तो ये हो गया L। L वाले हमें पता है क्या होते हैं, प्राकृतिक एमिनो एसिड, इसलिए यहाँ पे L फॉर्म दिए रखी है। तो ये कौन सी फॉर्म है, तो ये है L एमिनो एसिड की फॉर्म, L एमिनो एसिड। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गए। अब जो भी टेबल हम पढ़ेंगे ये सारे के सारे क्या प्राकृतिक फॉर्म में मिलते हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे हमें L फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जितने भी स्टार लगे हुए ऊपर, ये जितने भी स्टार लगे हुए हैं, ये स्टार वाले क्या बताएंगे, हमें आवश्यक एमिनो अम्ल के बारे में बताएंगे। तो हम टोटल अभी तक हमारे जो प्रकृति में पाए जाने वाले एमिनो एसिड कितने हैं, 20। तो पूछ सकता है हमें टोटल कितने हैं, 20। तो यहाँ पे पूछ सकता है प्रकृति में पाए जाने वाले प्रकृति में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल की संख्या, एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 20 है। और जिसमें से आवश्यक कितने हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल कितने हैं, तो इनमें से आवश्यक एमिनो अम्ल 10 है। ठीक है, प्रकृति में कुल कितने प्रकार के एमिनो अम्ल मिलेंगे, 20, जिसमें से आवश्यक कितनी है, 10। देखो कौन कौन से स्टार वाले आवश्यक, 1 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। 10 प्रकार के कौन से हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल है। आवश्यक मतलब जिनको भोजन के द्वारा हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक है, आवश्यक एमिनो अम्ल की ट्रिक है, तो वो आप देखो, आवश्यक एमिनो अम्ल की ट्रिक। ठीक है, कौन सी ट्रिक है, तो ट्राई दिस वी, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस लेते हैं अपन, ट्राई दिस VIP मोल, समझ रहे हो, ट्राई दिस VIP मोल, आपको ऐसे याद रखना, ट्राई दिस VIP मोल। अब देखो इस टी, इस पूरे में TRY में टी लेना है अपने, अगला वाला टर्म लेना है टी। टी का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन, तो ये ट्रिप्टोफैन होगा, वो एक आवश्यक एमिनो अम्ल होगा। फिर ये टी किसको बताएगा, ये टी बताएगा थ्रियोनिन को, किसको बताएगा, थ्रियोनिन। तो 2 टी कंप्लीट हो गए, एक से ट्रिप्टोफैन आएगा, एक से थ्रियोनिन आएगा। फिर HIS पूरा, HIS का मतलब होता है हिस्टाडीन, हिस्टाडीन, HIS हिस्टाडीन। तो देखो 3 आ गया हिस्टाडीन। फिर वी से क्या आएगा, वेलिन, वेलिन। फिर आई से क्या आएगा, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन आएगा। फिर पी से क्या आएगा, पी से आएगा फेनिल एलानिन, तो इसको बोलते हैं फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन आएगा। फिर एम से क्या आएगा, मिथायोनिन, मिथायोनिन, मिथायोनिन। फिर ए से क्या आएगा, ए से आएगा आर्जिनिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन। फिर एल से क्या आएगा, एल से आएगा ल्यूसिन, और इस एल से क्या आएगा, लाइसिन। देखो हमें टोटल 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 प्रकार के हो गए। इस टी से ट्रिप्टोफैन, फिर इस टी से थ्रियोनिन, फिर इस HIS से हिस्टाडीन, फिर वी से वेलिन, फिर आई से आइसोल्यूसिन, टी से फिनाइल एलानिन, एम से मिथायोनिन, ए से आर्जिनिन, एल से ल्यूसिन और एल से लाइसिन। ये अपना आवश्यक एमिनो अम्ल है। अब देखो आप इसमें जो आपने लिखा है वो यहाँ दिखेंगे आपको। देखो हमने वेलिन लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ल्यूसिन लिखा है, बिल्कुल लिखा है, आइसोल्यूसिन भी लिखा है, आर्जिनिन भी लिखा है और लाइसिन भी लिखा है। इसके अलावा थ्रियोनिन भी लिखा है, मिथायोनिन भी लिखा है, फिनाइल एलानिन भी लिखा है, ट्रिप्टोफैन भी लिखा है और हिस्टाडीन भी लिखा है। ठीक है, तो टोटल हमें 10 प्रकार के हैं, 10 आवश्यक एमिनो अम्ल है और 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल है। टोटल प्रकृति में अभी तक हम 20 एमिनो अम्ल की खोज कर चुके हैं। इसके अलावा अब देखो कई बार RPC यदि टफ क्वेश्चन बनाना चाहे तो हमें ये पूछ सकती है इनकी कि ग्लाइसिन में R ग्रुप क्या होता है। हमें जो R ग्रुप यहाँ पे फ्री कर रखा था ना, R ग्रुप, इस R ग्रुप को हम क्या करेंगे, अलग अलग एमिनो अम्ल के R समूह अलग अलग होगा। तो देखो ग्लाइसिन के लिए R ग्रुप होता है H, ग्लाइसिन के लिए क्या होगा, R ग्रुप H होगा। एलानिन, एलानिन के लिए क्या होगा, CH3।
एच किसके लिए होगा, ग्लाइसिन के लिए। CH3 किसके लिए होगा, एलानिन के लिए। फिर वेलिन, वेलिन क्या होता है, वेला। वेले आदमी कितनी है भाई, 3 आदमी वेले होते हैं, तो 3 आदमी या 3 समूह होगा, 3 का समूह होगा, वो क्या होगा, वेलिन। तो वेले कितने हो गए, 3, तो CH, फिर आ गया CH3 का होल ट्वाइस, ये वेले हो गए। फिर ल्यूसिन, ल्यूसिन कितने हो गए, ल्यूसिन, तो ल्यूसिन हो गए 4, लेओसिन 4 आ गया, CH2 CH, फिर CH3 के होल ट्वाइस, ये 4 आ गए। आइसोल्यूशन, आइसो पोजिशन पे CH3 आ जाएगा। फिर आर्जेनिन, इंपॉर्टेंट बात है कि आर्जेनिन की हमें स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए कि यहाँ पे CH2 3 आएंगे, देखो CH2 3 आएंगे, फिर क्या आएगा, NH आएगा, फिर क्या आएगा, C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 एमिनो अम्ल होने की वजह से सबसे ज्यादा क्षारीय समूह है ये, तो यहाँ पे लिख लो आप, ये क्या होगा, ये सबसे ज्यादा क्षारीय, हाँ, सबसे ज्यादा क्षारीय समूह हो गया, सबसे ज्यादा क्षारीय एमिनो अम्ल हो गया, एमिनो अम्ल हो गया। फिर लाइसिन, लाइसिन में क्या होता है, एक NH2 है, तो आपको ऐसे पूछ सकता है इनमें निम्न में से कौन कौन से क्षारीय एमिनो अम्ल है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्जेनिन क्षारीय है और ये भी क्षारीय होगा। ग्लूटामिक एसिड, देखो यहाँ पे COH आ रहा है, तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। फिर एस्पार्टिक अम्ल, ये भी अम्लीय होगा। इनकी आपको क्या है कि एक बार ये R ग्रुप आपके याद नहीं रह रहा हो तो आप इनको 3 से 4 बार खुद लिखो, हैंड रिटन नोट्स, फिर रफ कॉपी में लिखो, और बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपके ये याद रहेंगे। तो आपको क्या है कि एक रफ आइडिया लगना चाहिए, आपको एग्जाम में आएगा तो वहां पे एक आइडिया लगा के आप जैसे भी करके क्वेश्चन को क्या करोगे, आप ऑप्शन को डिली क्रॉस करके, वहां से ऑप्शन को क्रॉस करके हमें ऑप्शन सही करने हैं। एग्जैक्ट याद भी नहीं रहे तो हमें एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसमें ये मिलता है। फिर देखो ग्लूटामिन, ग्लूटामिन ये भी क्या है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, तो ये भी एक क्षारीय टाइप का हो गया। एस्पार्जिन, एस्पार्जिन में भी NH2 ग्रुप है, ठीक है, ये भी क्षारीय हो गया। थ्रियोनिन में OH आएगा, सीरीन में OH, CH2OH, सीरीन में क्या होता है, CH2OH, और सिस्टीन में क्या हो जाते हैं, OH की जगह SH आ जाएगा, तो सिस्टीन हो जाएगा। फिर मिथायोनिन में भी यही होगा, S नीचे बीच में आ जाएगा, तो 4 है, 4 समूह होंगे, 1 2 3 और 4, 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मिथायोनिन बोलेंगे। फिर फिनाइल एलेनिन, से नाम से पता है, फिनाइल मतलब पीएच होगा, एलेनिन किसको बोलते हैं, CH3 ग्रुप को बोलेंगे, तो फिनाइल एलानिन हो जाएगा। फिर टायरोसिन, टायरोसिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें फेनिल ग्रुप होता है, ये होता है CH2 और ये होता है OH। तो पूछ सकता है कि फिनाइल रिंग किस में प्रेजेंट होती है, तो फिनाइल एलानिन में भी होती है, और टायरोसिन में भी क्या होती है, ऐसे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो टायरोसिन में भी बेंजीन होता है। यानी एरोमेटिक कौन कौन सा हो सकता है, तो फिनाइल एलानिन भी एरोमेटिक है, टायरोसिन भी एरोमेटिक है, और ट्रिप्टोफैन भी एरोमेटिक है, और हिस्टाडीन भी एरोमेटिक है, ये चारों एरोमेटिक है, ठीक है। ऐसे अपने को अलग अलग ऐसे याद रखना है कि एरोमेटिक कौन से हो गए, फिर अम्लीय कौन से हैं, क्षारीय कौन से हैं। तो यहाँ से आप NH2 ग्रुप वाले सारे अम्लीय होंगे, और जिसमें COH ग्रुप आएंगे वो सारे क्षारीय होंगे। देखो यहाँ पे NH एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्षारीय होगा। ये भी क्या होगा, हिस्टाडीन, ये भी क्षारीय होगा, ठीक है। अब देखो प्रोलीन, प्रोलीन में COH और NH दोनों ग्रुप है, इस वजह से ये ना तो क्षारीय है और न अम्लीय। तो आप में देख लेना, जहाँ NH ज्यादा है वो क्षारीय होंगे, और जहाँ COH होगा वो अम्लीय होगा। देखो ये अम्लीय है, हमने ये बात कर ली, और जहाँ पे NH2 ग्रुप ज्यादा है वहां पे हमने क्षारीय ग्रुप लिख दिया, और ये भी एक क्षारीय है, ठीक है। तो कई बार ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा अम्लीय एमिनो एसिड है, कौन सा क्षारीय एमिनो एसिड है, तो हमें ये पता होना चाहिए जहां जहां मैंने क्षारीय लिखा है वो क्षारीय एमिनो एसिड है, और जहां जहां मैंने अम्लीय लिखा वो अम्लीय एमिनो एसिड है। ये एक बार आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें याद के अलावा और कुछ भी नहीं है, न इसकी कोई ट्रिक है। इसकी जरूर ट्रिक थी, मैंने आपको ट्रिक बता दी। इसको एक बार आपको याद रखना है कि आर्जेनिन क्षारीय होता है, लाइसिन क्षारीय होता है, इसके अलावा ट्रिप्टोफेन क्षारीय होता है, हिस्टाडीन क्षारीय होता है, 4 क्षारीय होते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो आप LG, यहां से आप देखो TH, LG की टीवी से हम TH थोड़ा सा ऐसे कुछ ही आप ट्रिक बना लो, LG की टीवी, H की जगह में TVH, ठीक है, LG की टीवी, LG की टीवी, बस ऐसे याद रख लो। V हटा दो, फिर H याद रख लो। L से क्या आ जाएगा, लाइसिन, G से आ जाएगा हमारा, G से क्या आएगा,
जी से आएगा हमारा अनि, फिर आर्जिनिन तो बच गया, इसमें आर्जिनिन भी तो एक क्षारीय है। तो इसकी कोई ऐसे ट्रिक है नहीं, आप अपने स्तर पे इनको याद ही रखना है। सबसे मेन बात है कि जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा याद होना चाहिए, भी क्षारीय कौन सा है और अम्लीय कौन सा है। ये 2-3 बार आप इनको देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? एमिनो अम्ल। अब देखो, एमिनो अम्ल हमने देख लिया क्या होता है, RCH NH2 और COH, इस टाइप का हो गया। अब जब भी जलीय माध्यम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, क्षार है। हमें पता है अम्ल क्या देता है, H+ देता है, और क्षार क्या करता है, H+ लेता है। और जलीय माध्यम में काम होता है। अब देखो जलीय माध्यम में क्या होता है, ये H+ देगा और ये H+ लेगा, तो इस टाइप बन जाएगा, NH3+ बन जाएगा और COO- बन जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ज्विट्राइन, ज्विट्राइन बोलते हैं। दूसरा नाम इसका है, देखो इसमें एक प्लस है एक माइनस है, इन दो चार्ज है, तो इसको द्विध्रुवीय भी बोलते हैं, द्विध्रुवीय आयन भी बोलते हैं। इसमें कितने आयन है, दो है, दो द्विध्रुवीय यानी अलग अलग दो आयन्स बन रहे हैं, द्विध्रुवीय यानी डाइपोल बन रहा है, एक तरीके प्लस और माइनस क्रिएट हो रहा है, तो इसको ज्विट्राइन भी बोलते हैं और द्विध्रुवीय आयन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें देखो प्लस और माइनस है, तो इनको उभयनिष्ठ भी बोलते हैं, आगे देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्विट्राइन कैसे बनता है। तो ज्विट्राइन कैसे बनता है, COH अपना H+ देता है और NH3H+ को एक्सेप्ट करता है, इससे हमारे क्या प्राप्त होता है, ज्विट्राइन प्राप्त होता है। अब देखते हैं आगे, देखो ये रहा NH2 है, ये ग्रहण करेगा H+ और NH3 में चला जाएगा, COH है, ये H+ छोड़ेगा और CO- में चला जाएगा। तो यहां से देखो एमिनो अम्ल क्या होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल विलीय होते हैं। जल विलीय क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो COH ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, ये क्या होते हैं, जल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं ऐसे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, जल में विलय होगा, और इसके गलनांक भी क्या होते हैं, उच्च होता है। ठीक है, अब चूंकि ये एक ही ग्रुप में बंधे हुए हैं, COH और NH2 बंधे हुए हैं, ये फ्री नहीं है। COH नहीं तो COH फ्री है, नहीं NH2 फ्री है, तो इनकी प्रॉपर्टी जो फ्री COH और NH2 की जैसी नहीं रह पाएगी। तो देखो यहाँ पे जो सामान्य एमिनो और कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक ग्रुप में बंध गए। अब ये इस ग्रुप के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग ही इनका व्यवहार रहेगा, इनके व्यवहार नहीं करके बल्कि लवण की भांति व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। लवण क्या होता है, लवण वही तो होता है जिसमें जो अम्ल प्लस क्षार से मिलकर बना हुआ होता है, अम्ल प्लस क्षार से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये अम्ल प्लस क्षार से मिलकर बना होता है, इसके कारण ये लवण की भांति व्यवहार करता है। अब देखो इसका कारण एक ही अणु में अम्लीय और क्षारीय समूह की उपस्थिति है, बिल्कुल सही बात है। एक ही ग्रुप में हमें पता है, एक ही इसमें अणु में अम्लीय ग्रुप भी है और क्षारीय ग्रुप भी है। जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन मुक्त करता है, जबकि एमिनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण करता है। ये बात हमने देख ही ली, जिसके कारण एक द्विध्रुवीय आयन बनता है, ये रहा ज्विट्राइन। ज्विट्राइन को क्या बोलते हैं, द्विध्रुवीय आयन बोलते हैं, जिसे ज्विट्राइन भी बोलते हैं या उभयविष्ट आयन भी बोलते हैं। ये भी नाम अपने को याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, उभयविष्ट आयन भी बोलते हैं, उभयविष्ट आयन। ठीक है, ये उदासीन होता है, क्योंकि उदासीन क्यों होता है, हमें पता है, एक प्लस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या मैं ऊपर बताता हूं आपको। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव हो प्लस एक ही नेगेटिव हो, तो हमें पहले प्लस और माइनस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और क्या बना देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल करके उदासीन बना देंगे। ठीक है, अब यदि दो प्लस हो प्लस एक माइनस हो, तो हमें पता है कि दो प्लस होगा तो प्लस ज्यादा है, प्लस ज्यादा है तो ये धनात्मक हो जाएगा। और अब यदि एक प्लस हो और दो माइनस हो, तो हमें पता है माइनस ज्यादा है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, यदि एक यानी समान संख्या में प्लस माइनस हो तो उदासीन, यदि प्लस ज्यादा हो जाए तो वो धनात्मक होगा, और यदि माइनस ज्यादा हो जाए तो वो ऋणात्मक होगा। तो देखो यहाँ पे
उभयविष्ट आयनिक समूह में एमिनो अम्ल उभय, यानी यहाँ पे देखो ये उदासीन होता है क्योंकि इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों ही उपस्थित होता है। इसके अलावा उभयविष्ट एंड ज्विट्राइन आयनिक रूप में एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसमें ये जो है ज्विट्राइन ये होता है, ये होगा। अब ये देखो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये H प्लस देना चाहेगा, अब H प्लस देना चाहेगा तो ये H प्लस देना चाहेगा तो देने वाला कौन होता है, अम्ल। और ये लेना चाहेगा तो ये कौन होगा, क्षार। यानी अब ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह भांति कर सकता है। इसमें इस पे अटैक कौन करेगा, इस पे क्षार अटैक करेगा, इस पे अटैक कौन करेगा, इस पे अम्ल अटैक करेगा, इस टाइप से। यानी इसमें अम्ल और क्षार दोनों अटैक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे उभयविष्ट आयनिक रूप में एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही बात। उभयधर्मी प्रकृति मतलब अम्ल प्लस क्षार दोनों की तरह व्यवहार करना, तथा वे अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखो सबसे बेसिक बात करते हैं हम ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन एमिनो अम्ल, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में आर ग्रुप क्या होता है, एच के बराबर होता है, आर बराबर एच होता है। हमने ऊपर देखा है, ये रहा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में आर बराबर एच होता है, ठीक है। आर बराबर एच होगा तो देखो सी एच एन एच टू सी ओ ओ एच, इस आर की जगह एच हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी एच एच फिर एन एच टू फिर सी ओ ओ एच। अब आप मेरे को ये बताओ क्या इस चारों कार्बन की वैलेंसी अलग अलग है, नहीं है। दो हाइड्रोजन समान है तो इनकी वैलेंसी अलग नहीं है, तो ये कायरल नहीं होगा, यानी किरेल नहीं होगा। किरेल नहीं होगा तो प्रकाशिक असक्रिय होगा, प्रकाशिक सक्रिय नहीं हो पाएगा, यानी प्रकाशिक असक्रिय होगा। प्रकाशिक असक्रिय होगा तो ये ध्रुवण, ध्रुवण जो अपने लाइट है, पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवण लाइट यानी ध्रुवण प्रकाश, ध्रुवण प्रकाश को रोटेट नहीं कर पाएगा, वो रोटेट नहीं कर पाएगा, नहीं करता है, नहीं कर पाएगा। जब ये ध्रुवण प्रकाश को रोटेट नहीं कर पाएगा तो उसमें क्या नहीं होगा, क्षमता, ध्रुवण क्षमता भी, तो ये ध्रुवण घूर्णन नहीं कहलाएगा, ध्रुवण घूर्णक नहीं होता। इसके अलावा ग्लाइसिन के अलावा बाकी सारे क्या होंगे, ध्रुवण घूर्णन वाले होंगे। इसके अलावा बाकी सारे ध्रुवण घूर्णन वाले होंगे। तो ग्लाइसिन को छोड़ के, ग्लाइसिन को छोड़ के, को छोड़कर बाकी सारे, बाकी सारे एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ये ग्लाइसिन ही प्रकाशिक असक्रिय होता है, यानी ध्रुवण घूर्णक नहीं होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं, ध्रुवण घूर्णक यानी पोलराइज्ड लाइट को घुमा देते हैं। तो ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे क्या है, प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पे देखा लिखा हुआ है ग्लाइसिन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति में उपलब्ध एमिनो अम्ल ध्रुवण घूर्णक होते हैं, ठीक है। क्योंकि एल्फा कार्बन इनका क्या होता है, असम्मित होता है, यानी कायरल होता है। चारों असम्मित का मतलब चारों वैलेंसी अलग अलग होती है, जिनके कारण ये क्या होंगे, ध्रुवण घूर्णक होंगे। सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ दो आप। ये डी और एल फॉर्म में पाए जाते हैं। अधिकांश प्राकृतिक अम्ल का विन्यास मैंने ऊपर बता दिया आपको, प्राकृतिक अम्ल का विन्यास कैसा होता है, एल विन्यास होता है, इंपॉर्टेंट बात है। तो प्राकृतिक अमीनो अम्ल का विन्यास कौन सा होता है, एल विन्यास होता है। और डी और एल विन्यास को कैसे पता करते हैं, तो NH2 समूह यदि बाईं तरफ हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम एल बोलेंगे। तो एल एमिनो अम्ल कब कब बोलेंगे, जब NH2 बाईं तरफ होगा। ये सारी बात हमने ऊपर बता दी। अब बात करेंगे हम प्रोटीन की संरचना के बारे में। देखो हम एक अलग पेज पे ले लेते हैं इसको, या फिर यहाँ पे देखो प्रोटीन की संरचना। देखो प्रोटीन, हमें पता है प्रोटीन किसका बहुलक होता है, एल्फा एमिनो अम्ल का। अब यानी बहुत सारे एल्फा एमिनो अम्ल, यानी ऐसे बहुत सारे एल्फा एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इस तरह से जुड़ेंगे। अब इनमें क्या होता है, एल्फा एमिनो अम्ल में क्या होता है, RCH NH2 C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप होता है। इसका एक ग्रुप का COH दूसरे का किससे जुड़ेगा, NH2 से जुड़ेगा। इस तरह से CH फिर R फिर वापस C डबल बॉन्ड OH फिर वापस यहाँ पे NH2 जुड़ेगा, फिर CH फिर R फिर C डबल बॉन्ड OH। देखो इस तरह इसका OH और इसका H ये दोनों मिलेंगे और H2O निकल जाएगा। तो फिर क्या बॉन्ड बनेगा, RCH NH2 C डबल बॉन्ड ONH फिर वापस CHR फिर वापस यहाँ पे देखो OH इसका और H इसका जुड़ के क्या हटा देगा, -H2 हट जाएगा, फिर NH फिर CHR फिर C डबल बॉन्ड O, ऐसे चलता जाएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो जो C डबल बॉन्ड ONH ये ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछ सकता है कि एमिनो अम्ल को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा बंध काम में लिया जाता है, तो पेप्टाइड बंध।
तो पेप्टाइड बंध के लिए यहाँ पे लिख लो एमिनो समूह को जोड़ने के लिए, एमिनो अम्ल को जोड़ने के लिए काम में लिए जाता है, काम में लिए जाने वाला बंध, इसको क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइड बंध बोलते हैं। उसके बाद एक पेप्टाइड बंध बनता है, एक पेप्टाइड बंध बनेगा तो हमें पता है कि कितने एमिनो अम्ल चाहिए। एक पेप्टाइड बंध ये वाला है, यहां तक देखो एक पेप्टाइड बंध बन रहा है ये वाला, तो ये वाला और प्लस ये वाला, इन 2 एमिनो अम्ल चाहिए, तो 2 एमिनो अम्ल की जरूरत पड़ती है एक पेप्टाइड बंध बनाने के लिए। 2 एमिनो अम्ल, अब 2 एमिनो अम्ल इनको क्या बोलते हैं हम? डाई पेप्टाइड। बंध तो एक होगा, इनको तो बोलेंगे पेप्टाइड बंध, लेकिन 2 एमिनो अम्ल है, इसका मतलब 2 पेप्टाइड काम में ले रहे हैं। एक तरीके से एक एमिनो अम्ल को हम एक पेप्टाइड बोलते हैं, तो 2 एमिनो अम्ल काम ले रहे हैं तो डाई पेप्टाइड बोलेंगे। लेकिन इनसे बनने वाला बंध क्या होगा? एक होगा, और भी क्या होगा? पेप्टाइड बंध होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है कि एमिनो अम्ल होंगे उनको तो हम बोलते हैं डाई पेप्टाइड। जितने एमिनो अम्ल काम में ले रहे होंगे उसके हिसाब से हम पेप्टाइड लिखेंगे। यदि 3 एमिनो अम्ल काम में लिया जा रहा है, 3 एमिनो एसिड काम में लिया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम ट्राई पेप्टाइड, लेकिन इसमें बंध पूछ लिया जाए कितने बंध बनेंगे, तो 2 पेप्टाइड बंध बनेंगे, यानी जितना हमारे जितने एमिनो अम्ल होंगे उससे एक कम बंध बनेगा। जितने एमिनो अम्ल हम काम में ले रहे हैं उससे एक कम बंध बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो आपस में पेप्टाइड बंध अथवा पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, आबंध या बंध के द्वारा जुड़े हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा कि जो हमारे एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल को आपस में किसके कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं, तो ये आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध COH समूह तथा NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है। ये देखो CO और NH के बीच में बना हुआ एक आबंध क्या होता है? पेप्टाइड बंध होता है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बंध। 2 अथवा एक जैसे अथवा भिन्न एमिनो अम्ल के समूह के मध्य अभिक्रिया कर एक अणु के एमिनो समूह और दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य संयोग होता है। मैंने बात बोल दी, एक का NH2 और एक का COH, इनमें क्या होता है? H2 निकलेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? एक जल का अणु मुक्त होगा और एक पेप्टाइड बंध C डबल बॉन्ड ONH बनता है। देखो यहाँ पे आप इसमें देखोगे तो इसका OH समूह है और इसका H समूह है, NH2 का H, ये आपस में चले जाएंगे और क्या यहाँ से पानी निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड ONH2 एक बंध बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध बोलते हैं, जो कि एमिनो अम्ल को आपस में जोड़ने के काम में आता है। अब चूंकि उत्पाद 2 एमिनो अम्ल के द्वारा बनता है, बिल्कुल एक एमिनो अम्ल ये रहा और एक एमिनो अम्ल ये रहा, 2 एमिनो अम्ल से बन रहा है, इस कारण इनको जितने एमिनो अम्ल है इसके हिसाब से हम पेप्टाइड बोलते हैं। 2 है तो इनको क्या बोलेंगे हम? डाई पेप्टाइड। यदि 3 एमिनो अम्ल काम में लेते तो इनको क्या बोलते हैं हम? ट्राई पेप्टाइड। लेकिन बंध कितना बनेगा? इनसे एक कम बनेगा। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल किसका है? ग्लाइसिन का। ये ग्लाइसिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो CH2 है, यानी एक H है, R की जगह क्या है? H लिया है हमने। ये किसके एग्जाम्पल है? ये देखो ये R की जगह CH3 लिया है, CH3 किस में लेते हैं? एलानीन में लेते हैं, तो ग्लाइसिन प्लस एलानीन की अभिक्रिया करा रहे हैं। ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक समूह एलानीन के एमिनो समूह के साथ सहयोग करता है और हमें एक डाईपेप्टाइड कौन सा? ग्लाइसिल एलेनिन प्राप्त होता है। ये रहा ग्लाइसिल एलेनिन प्राप्त होता है, ये रहा GLYALA। पहला जो अपना अणु कौन सा है? ग्लाइसिन वाला है, दूसरा कौन सा है? एलानीन वाला है, तो इसको ऐसे लिखते हैं ग्लाइसिल एलानीन से ऐसे। ठीक है, तो ये क्या कौन? 2 बन गए ना, 2। देखो इनका आपस में रिएक्शन करके क्या बन रहा है? 2 एमिनो अम्ल, इनको क्या बोलते हैं? डाईपेप्टाइड बोलते हैं, यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाईपेप्टाइड से सहयोग करेगा तो कितने उत्पाद बनेंगे? ट्राईपेप्टाइड बनेंगे। इसी प्रकार ट्राईपेप्टाइड में कितने एमिनो अम्ल होंगे? तो 3 एमिनो अम्ल होंगे। कितने एमिनो अम्ल होंगे? 3 एमिनो अम्ल होंगे। और 3 एमिनो अम्ल के बीच में बंध पूछ लिया जाए तो कितने होंगे? 2 बंध होंगे, 2 पेप्टाइड बंध होंगे। 3 एमिनो अम्ल के बीच में बंध पूछ लिया जाए तो 2 बंध, हमेशा एक कम होगा बंध। इस प्रकार जब 4, 5, 6 आपस में जुड़ेंगे तो क्या क्या होंगे? 4 से टेट्रा बनेगा, 5 से पेंटा बनेगा और 6 से हेक्सा बनेगा। जब एमिनो अम्ल की संख्या, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया कि पेप्टाइड किसको बोलते हैं और पेप्टाइड बंध में क्या डिफरेंस है। पेप्टाइड मतलब एमिनो अम्ल और पेप्टाइड बंध मतलब एक कम उनसे। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब एमिनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक होती है उनको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं। पॉलीपेप्टाइड का मतलब 10 एमिनो अम्ल से 10 से अधिक एमिनो अम्ल होंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे।
एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक एमिनो अम्ल है, 100 से अधिक एमिनो अम्ल है और जिनका अणुभार 10,000 एएमयू से अधिक हो, यानी 10,000 से अधिक अणुभार हो और 100 पॉलीपेप्टाइड हो, यानी 100 एमिनो अम्ल हो, 100 तो एमिनो अम्ल आना चाहिए और 10,000 उसका भार आना चाहिए, तब ये आपस में मिलेंगे तो इसको क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोटीन किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई अपनी जो अपने काम की है। तो देखो यहां से आप ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एमिनो अम्ल की संख्या यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक एमिनो अम्ल और जिनका आणविक द्रव्यमान 10,000 यू से अधिक हो तो वो क्या होंगे, प्रोटीन। प्रोटीन बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एमिनो अम्ल की संख्या 100 से अधिक हो और द्रव्यमान 10,000 से अधिक होना चाहिए। ठीक है। यद्यपि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में ये बोला अभी तक कोई ऐसे स्पष्ट रूप से हम इनमें विभेद नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमें पता है पॉलीपेप्टाइड भी 10 से अधिक होना चाहिए उनको बोलते हैं और 100 से अधिक हो जाए तो उनको प्रोटीन बोलते हैं। हो सकता है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड एक ही बात हो, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते, अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट हमें खोज नहीं हो पाई है। तो हमें इतना पता होना चाहिए प्रोटीन में 100 से अधिक एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। इनका एक अपवाद है, कौन सा, इंसुलिन। इंसुलिन में 51 एमिनो अम्ल होते हैं, बस एक अपवाद है कि जनरली 100 से अधिक होना चाहिए, लेकिन 51 एमिनो एसिड से कौन सा प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो आपको पूछ सकते हैं इंसुलिन में एमिनो एसिड की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 51। इंसुलिन में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है, 51। बाकी सभी प्रोटीन में कितनी होती है, 100 होती है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। अब देखो आगे रेशेदार प्रोटीन। अब हम दो प्रकार के प्रोटीन पढ़ेंगे, एक रेशेदार, एक गोलिकाकार। ठीक है। रेशेदार, रेशेदार क्या होंगे, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समानांतर हो, ऐसे समानांतर चले, ऐसे चले, तब हाइड्रोजन और डाई सल्फाइड अम्ल द्वारा संयुक्त होगी। तो इनमें एक तो हाइड्रोजन बंद होगा, हाइड्रोजन बंद तो हमें पता है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच के बीच में होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बंद होता है, और एक डाई सल्फाइड बंद भी होता है। तो ये रेशे संरचना बनाती है। तो रेशेदार में आपको पूछ सकते हैं कि रेशेदार में कौन कौन से बंध द्वारा रेशेदार प्रोटीन स्थायित्व प्राप्त करती है। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो हाइड्रोजन बंध द्वारा और दूसरा डाई सल्फाइड द्वारा, डाई सल्फाइड द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन बंध द्वारा और डाई सल्फाइड द्वारा। इस प्रकार के प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं, इस प्रकार के प्रोटीन समांजित जल में अविलीय होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात है, रेशेदार, रेशेदार में दो प्रकार के, एक तो हाइड्रोजन बंध मिलता है, एक डाई सल्फाइड बंध मिलता है। एंड डाई सल्फाइड मतलब दो सल्फर के बीच में मिलने वाला, और ये जल में अविलीय होते हैं, जल में अविलीय रहते हैं, जल में अविलीय होते हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, किरेटिन और मायोसिन, ये किसके एग्जाम्पल है, रेशेदार के। किरेटिन और मायोसिन, किरेटिन और मायोसिन ये रेशेदार के एग्जाम्पल है। किरेटिन हमें पूछ सकता है किरेटिन किस में मिलता है, तो बाल, ऊन और रेशम में उपस्थित होता है किरेटिन, बाल और ऊन में मिलता है। मायोसिन किस में मिलता है, मांसपेशियों में मिलता है। ठीक है, ये रेशेदार हो गए। अब दूसरा पढ़ेंगे गोलिकाकार। जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कुंडली बनाकर एक गोल आकृति, ऐसे ऐसे गोल आकृति प्राप्त कर लेती है, तो ऐसी संरचनाएं होती है, ये जल में विलीय होती है। ठीक है, तो गोलिकाकार क्या होती है, जल में विलीय होती है, गोलिकाकार जल में विलीय होती है, जल में विलीय, जल में विलीय होती है। इसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपको, तो इंसुलिन और एल्बुमिन, दो एग्जाम्पल है गोलिकाकार प्रोटीन के, दो एग्जाम्पल है, इंसुलिन और एल्बुमिन। किरेटिन और मायोसिन ये किसके एग्जाम्पल है, रेशेदार के। गोलिकाकार के कौन कौन से आगे, इंसुलिन और एल्बुमिन। अब हम प्रोटीन की संरचना पढ़ेंगे, तो इसमें चार संरचनाएं पढ़ेंगे हम, प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना और चतुर्थ संरचना, चार संरचना पढ़ेंगे हम। सबसे पहली बात प्राथमिक संरचना। जैसे हमें प्राथमिक संरचना में इतने याद होना चाहिए, प्राथमिक संरचना हमें क्या बताती है, तो ये एक विशिष्ट एमिनो समूह के क्रम को बताती है, ये लाइन याद होनी चाहिए। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम को बताती है। बस प्राथमिक किसको बताती है, एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम को बताती है, विशिष्ट क्रम को बताती है। वैसे इतने में अपने पॉइंट खत्म हो जाना चाहिए। प्राथमिक कैसे किसको बताती है, विशिष्ट क्रम को। यदि आप इसके एमिनो अम्ल में कोई छेड़खानी की, यानी एक को आगे लिया फिर दूसरे चेंज कर दिया, तो इसकी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक क्रम होता है इसका, तो स्पेसिफिक क्रम कौन बताएगा, प्राथमिक संरचना बताएगी। अब बात करेंगे द्वितीय संरचना में। द्वितीय संरचना दो प्रकार की होती है, दो फॉर्म में रहती है, एल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट में। और द्वितीय जो संरचना है ये हमें पता होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन बंद होता है। ये देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, इसके अंदर हाइड्रोजन बंद होती है। किससे जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और ये किससे जुड़ेगा, आगे आगे ये नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ये नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा ऐसे।
ठीक है, ऐसे सी डबल बॉन्ड और रूप में। तो ये बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये किस में बनेगा, तो ये द्वितीयक संरचना में बनेगा। तो किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से, किसकी आकृति से, प्रोटीन की आकृति से है, आपको पूछ सकता है। और प्रोटीन की आकृति से है जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान है। तो द्वितीय संरचना किसको बताती है, तो द्वितीय संरचना सीधी सीधी आकृति को बताती है, किसकी, प्रोटीन की। तो प्रोटीन की आकृति को बताती है, प्रोटीन की आकृति को बताती है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार की आकृति होगी, एक एल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड शीट। एल्फा हेलिक्स मतलब कुंडली नुमा, ये जो ये फॉर्म है, ये पहली वाली फॉर्म, ये एल्फा हेलिक्स फॉर्म है। एल्फा हेलिक्स फॉर्म किसके द्वारा स्थायित्व प्रदान करती है, तो आपको पता होना चाहिए, ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा स्थायित्व प्रदान करती है। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कि पेप्टाइड बंध के मध्य सी डबल बॉन्ड होता है, अन्य समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध के द्वारा पॉलीपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला के नियमन कुंडल में उत्पन्न होती है। अब देखो यहाँ पे आपको एल्फा हेलिक्स संरचना एक ऐसी संरचना जिसमें पॉलीपेप्टाइड में सभी हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं। तो आपको पूछ सकते हैं एल्फा हेलिक्स में किसके द्वारा स्थायित्व प्राप्त करती है, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा करती है। ठीक है, इसके अलावा बीटा संरचना है। बीटा संरचना ये देखो, ये बीटा संरचना है। बीटा संरचना में भी क्या होता है कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा ही स्थायित्व प्रदान होता है। तो दोनों एल्फा में भी हाइड्रोजन बंध और बीटा में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा स्थायित्व प्रदान होगा। लेकिन एल्फा में आपको ध्यान में रखना, इसमें जो आकृति है वो कुंडली नुमा ऐसे आकृति है, जबकि इसकी आकृति थोड़ा स्ट्रेचेबल होती है, खिंची हुई होती है। बस इसमें और आपको कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ शीट टाइप की आकृति होने के कारण इसको बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। आपको सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि एल्फा हेलिक्स और बीटा बीटा जो प्लेटेड शीट है वो किसके द्वारा स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा स्थायित्व प्रदान करते हैं। फिर देखो प्रोटीन की तृतीय संरचना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है जो मेन प्रोटीन होती है। मेन प्रोटीन कौन सी होती है, तृतीय संरचना ही होती है। ये हम जब द्वितीय संरचना है उसको और ज्यादा फोल्ड करेंगे, जब ये ऐसे इसको और ज्यादा फोल्ड करेंगे तो ये हमें कौन सी संरचना मिलेगी, तृतीय संरचना मिलेगी। जब इसकी द्वितीय संरचना को देखो यहाँ पे ये रहा, द्वितीय संरचना को और अधिक वलन यानी लिपटने को प्रदर्शित करती है कौन, तृतीय संरचना। और यही हमें प्रमुख आणविक आकृति बनाती है कौन सी, रेशेदार और गोलिकाकार। तो प्रोटीन की मुख्य संरचना कौन सी होती है, मुख्य संरचना, तो मुख्य संरचना होती है तृतीय। मुख्य संरचना कौन सी होती है, तृतीय संरचना होती है। इसी में तो अपने दोनों प्रोटीन शामिल है, कौन सी, रेशेदार और गोलिकाकार। तो मुख्य संरचना होगी तृतीय। प्रमुख बल जो प्रोटीन के 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछ सकता है कि हमें द्वितीय संरचना और तृतीय संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कौन कौन से जो बल है, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बंध, फिर डाइसल्फाइड बंध, फिर वांडरवाल बंध, और फिर आगे स्थिर विद्युत आकर्षण बल। बस ये 4 बंध जो द्वितीय संरचना को भी स्थायित्व प्रदान करते हैं और तृतीय संरचना को भी स्थायित्व प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वांडरवाल बंध और स्थिर विद्युत आकर्षण बंध। यहीं से ही क्वेश्चन आएगा आपका, आपको सीधा पूछ लिया जाए प्रोटीन की तृतीय संरचना में से कौन सा बंध स्थायित्व प्रदान नहीं करता है, आपको कोई एक एक्स्ट्रा बंध दे देगा। तो हमें 4 बंध याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, वांडरवाल और स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत का मतलब होता है आयनिक बंध। ठीक है, फिर आगे चौथा प्रोटीन की चतुष्क संरचना, ये कुछ ही नहीं होता, जब तृतीय संरचना और ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुंडलित कर देते हैं, तो हमारी चतुष्क संरचना प्राप्त होती है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि चतुष्क में बहुत ज्यादा पॉलीपेप्टाइड जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के अलग अलग पॉलीपेप्टाइड ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स संरचना होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखी भी रखा है, कुछ प्रोटीन 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला देखो जिन्हें उप इकाई से बने कहते हैं, यानी 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में पैरेलल जुड़े, तो जो इनको आपस में एक दूसरे को क्या होंगे, उप इकाइयां बोलते हैं। तो ये जुड़ेंगे तो इससे क्या मिलेंगे, हमें चतुष्क संरचना मिलेंगे, जो हमारे काम की ज्यादा नहीं है। अब आगे प्रोटीन के विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण मतलब प्रोटीन का टूटना। अब टूटना कैसे टूट सकता है प्रोटीन, तो एक बात ध्यान में रखना, जब भी प्रोटीन टूटेगा तो द्वितीय संरचना टूट सकती है, तृतीय संरचना टूट सकती है, ये दोनों टूट सकती है, लेकिन प्राथमिक संरचना नहीं टूटेगी, प्राथमिक संरचना नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। बस यहीं से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी संरचना नहीं टूटेगी, तो प्राथमिक संरचना नहीं टूटेगी। अब देखो यहाँ पे जैविक निकाय में पाई जाने वाली त्रिविम संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन
प्राकृत प्रोटीन खिलाते हैं, हमने बात बोल दी। जो प्रकृति में मिलते हैं सीधे सीधे रूप से, उसको हम प्राकृत प्रोटीन बोलते हैं। जब प्राकृत प्रोटीन में हम कोई परिवर्तन करते हैं, जैसे ताप में परिवर्तन कर दिया या पीएच में परिवर्तन कर दिया, तो इनमें क्या होता है, इनके हाइड्रोजन बंध है या तो उनके अस्त व्यस्त हो जाते हैं या फिर वो टूटने लग जाते हैं। तो जिनकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है, प्रोटीन की फोल्डिंग भी टूटने लग जाती है, जिसके कारण गोलिका खुल जाती है। और हेलिक्स होती है, जो हेलिक्स का मतलब इस कुंडली नुमा ऐसे, वो भी अकुंडलित हो जाती है। अकुंडलित हो जाती है इसका मतलब सीधी हो जाएगी। अब उसमें प्रोटीन के गुण नहीं रह पाएंगे, तो प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन रहेगा नहीं, तो वो जैविक सक्रियता को खो देगा। तो आपको पूछ सकता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण से क्या होता है, तो इसकी जैविक सक्रियता खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, जैविक सक्रियता खत्म हो जाती है प्रोटीन के विकृतीकरण से। और विकृतीकरण किस किस से आ सकता है, तापमान बढ़ाने से भी आ सकता है और पीएच में परिवर्तन से भी आ सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण बोलते हैं। विकृति के दौरान, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, विकृति के दौरान द्वितीयक तथा तृतीय संरचना नष्ट हो जाती है। देखो ये रहा, विकृति के दौरान द्वितीयक और तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है, जबकि प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विकृति के दौरान द्वितीयक और तृतीय संरचना नष्ट हो सकती है, लेकिन प्राथमिक संरचना क्या होती है, अप्रभावित रहती है। उबालने पर अंडे को सफेदी का स्कंदन विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। हमें पता है कि अंडे के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन जब इसको उबाला जाता है तो लिक्विड क्या होता है, एक गाढ़ापन रूप लेके और जम जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृतीकरण बोलते हैं। उसमें विकृति आ गई। ठीक है, एक अन्य उदाहरण, दही का जमना भी क्या प्रोटीन का विकृतीकरण। आपको पूछ सकता है, प्रोटीन का विकृतीकरण दो उदाहरण है, एक तो अंडे का उबलना और दूसरा दही का जमना। ठीक है, दूध में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होने के कारण होता है। हमें पता है दही जमता है वो किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल ही दही को जमाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अब देखो, प्राथमिक संरचना हमें पता है सीधी संरचना होती है। द्वितीय संरचना हेलिक्स टाइप की होती है, तो हेलिक्स टाइप की रहा कुंडली नुमा, ये कुंडली नुमा हो गई। तृतीय संरचना और ज्यादा इसको कुंडली नुमा बना देते हैं, देखो ये रही, और ज्यादा बन जाएगा। और चतुष्क में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज्यादा कुंडली होगी इसमें। चतुष्क संरचना, जो रियल प्रोटीन होती है वो तृतीय संरचना होती है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन की प्राथमिक द्वितीय चतुष्क संरचना, ये हीमोग्लोबिन की संरचना है, ये हमारे काम की ज्यादा है नहीं। तो हमें आज के टॉपिक में प्रोटीन हमने पूरा एनसीईआरटी से पढ़ा है। ये आरपीएससी, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा इसमें से, तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। और एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारा सही रहेगा। क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है, ढंग से पढ़ी है, समझ के पढ़ी है, याद भी हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब आप एनसीईआरटी को पढ़ना, आपको एनसीईआरटी बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। मेरे हिसाब से आज का प्रोटीन वाला चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो गया। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए, आप आसानी से इसको सही कर सकते हो। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।